हेलो स्टूडेंट, मैं हूं श्वेतांगी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स। फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक की पहली चैप्टर मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसकी डिटेल लेक्चर आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सेकेंड चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसे भी मैंने पहले चैप्टर की तरह ही डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है। आज हम पहली पार्ट हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, और किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से एंड इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बच्चों, आपको याद होगा कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था तो आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट पे, है ना, किसी भी चार्ज की वजह से कोई चार्ज अपने अराउंड क्या करती है, एक फील्ड क्रिएट करती है ना। ठीक है, उस फील्ड को मेजर करने का दो तरीका होता है, मतलब उस फील्ड को मेजर करने के लिए हमारे पास दो पैरामीटर होता है। पहली पैरामीटर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। ये फर्स्ट पैरामीटर है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर सकते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और दूसरी पैरामीटर होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी, ठीक है ना। तो इसकी पहली वाली जो पैरामीटर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको मैंने अच्छे से हमने अपने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों, ठीक है। अब आपको अगर इतनी बातें मैंने बता ही दी है पहले चैप्टर के बारे में, तो आपको ये भी याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने से पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ने से पहले बच्चों आप कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हो। आप पहले फोर्स पढ़ते हो, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलती है। पहले आप अफेक्ट पढ़ते हो, उसके बाद आप कॉज पढ़ते हो, समझ रहे हो। यानी मान लो एक चार्ज है, एक चार्ज रखी है फील्ड कहीं भी, ठीक है, कि स्पेस में एक चार्ज रखी है और कहीं कुछ भी नहीं है। इस चार्ज की वजह से क्या इसने अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट कर लिया, पर वो फील्ड हमें तब तक नहीं पता लगती जब तक कि हम दूसरी चार्ज वहां पे लेके नहीं आते। ये चार्ज इस फील्ड की अफेक्ट को फील करती है, ठीक है। इस पे या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो पहले इस चार्ज पे हम फोर्स निकालते हैं, उसके बाद हम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज से हम क्या निकालते हैं, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं बच्चों, फोर्स पर यूनिट चार्ज, है कि नहीं। सिमिलरली ये चार्ज ना अपने अराउंड फील्ड जनरेट करता है, तो ऑब्वियसली हर पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है, ठीक है। क्या होती है मैं बताऊंगी, घबराने की जरूरत नहीं, सब कुछ अच्छे से बताऊंगी। तो उस पोटेंशियल को भी फील करने के लिए, उस पोटेंशियल को भी समझने के लिए हमें कोई चार्ज लाने की जरूरत होती है, ठीक है। और उस चार्ज यानी हमारी जो एक सोर्स चार्ज होगी जिसकी वजह से फील्ड जनरेट हुई होगी, और जब दूसरी चार्ज लेके आते हैं तो इन दोनों चार्ज की जो सिस्टम बनती है, इनकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो उस एनर्जी से हमको पोटेंशियल का पता लगता है। तो पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का तरीका है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, इसलिए घबराना नहीं। तो पोटेंशियल पढ़ने से पहले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे क्या होती है, ये समझने से पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। आगे बढ़े, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों, ये आपने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। किसी भी सिस्टम पे, किसी भी बॉडी पे जब कंजर्वेटिव फोर्स काम करती है ना, तो उस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब आप काम करते हो, ठीक है, तो वो काम, ठीक है, वो वर्क डन उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करती है, ठीक है। अगर मैं डेफिनेशन के साथ चलूं तो डेफिनेशन कहता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ उसी सिस्टम की निकल सकती है जिस पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होता है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी एक्सेलरेशन, इस बात का भी ख्याल रखना है। हमें जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है, वो फोर्स ऐसे अप्लाई करना है कि सिस्टम को वो एक्स्ट्रा वेलोसिटी ना दे, वेलोसिटी इंक्रीज ना करे,
ठीक है, यानी फोर्स, नेट फोर्स हमेशा सिस्टम की जीरो होनी चाहिए, नॉन एक्सेलरेटेड होनी चाहिए, यानी एक्सेलरेशन शुड ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो थ्रू आउट द मोशन। तो जब कभी भी, फिर से पढ़ रही हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी एक्सेलरेशन गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब तो ये जो मैंने बताया ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की एक जनरल डेफिनेशन बता दी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों, तो यहाँ पे देखो इस जगह पे ये कंजर्वेटिव फोर्स लिखा है ना, कंजर्वेटिव फोर्स क्या क्या होती है, क्या स्प्रिंग फोर्स होती है, क्या स्प्रिंग फोर्स होती है बच्चों, हाँ क्या स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, हाँ ठीक है, ये दोनों चीज आपने क्लास 11th में पढ़ी है, दोनों पैरामीटर, दो तरह की फोर्स आपने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ रखी है। थर्ड फोर्स, थर्ड कंजर्वेटिव फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो अगर कोई वर्क डन होगा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अगेंस्ट दी स्प्रिंग फोर्स, तो वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगी। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करोगे तो उस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगी। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करोगे तो सिस्टम की वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगी। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या बन जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, वर्क डन okay, so work done by an external force against electrostatic force in moving a body from a point to another without any acceleration gets stored as potential electrostatic potential energy of the body। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ आपको कंजर्वेटिव फोर्स की जगह पे क्या लिख देना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ आया कुछ, हाँ मैं एक एग्जाम्पल लेके समझा दूं आपको, क्लास 11th का एग्जाम्पल से समझा दूं। देखो जैसे कि कोई बॉडी होती है, जैसे कोई बॉडी ग्राउंड पे रखी है ना, एक बॉडी है जो ग्राउंड पे रखी है, क्या इस पे हमेशा नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है, कौन सी, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ काम कर रही है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है। अच्छा मान लो इस बॉडी को आप इस पॉइंट से लेके ना सर्टेन हाइट पर लेके जाते हो, आप इस बॉडी को सर्टेन हाइट तक लेके जाते हो, हाँ ऑब्वियसली आप जब इसको उठाओगे तो एक फोर्स लगाओगे, ऐसे तो खुद ब खुद ये बॉडी उठेगी नहीं क्योंकि इस पे कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा नीचे की तरफ काम कर रही है। तो इस बॉडी को जब आप सर्टेन हाइट तक लेके जाते हो, मान लो ये हाइट मैं लेके बना कंज्यूम कर लेती हूँ h, आप इस बॉडी को h हाइट तक लेके जाते हो, है ना, तो इस पे कंटिन्यूसली आप एक फोर्स लगा रहे होगे, ठीक है, जिसको मैं F एक्सटर्नल का नाम दे दूं। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तुमने कितनी इंक्रीज कर दी, क्या तुम फटाक से बोलोगे mgh। क्या तुमको पता है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh होती है h हाइट पे, ये जानते हो ना। तो ये कहाँ से आया, यहीं से तो आया, हाँ कैसे, कैसे आया यहाँ से, देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, क्या तुम इस बॉडी पे हमेशा एक एफ एक्सटर्नल लगा रहे हो, हाँ क्या ये एफ एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय दिस एच विल बी द वर्क डन ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पे एफ एक्सटर्नल क्या है, हाँ मुझे बता एफ जी क्या है, क्या एफ जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या यहाँ पे एम जी है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चे हमेशा mg नहीं है सिस्टम की, हाँ एफ एक्सटर्नल क्या mg के इक्वल होगा, क्यों होगा mg के इक्वल, क्योंकि आपकी डेफिनेशन ये कहती है कि हमें पार्टिकल को ऐसे मूव करना है, हमें इस बॉडी को ऐसे मूव करना है कि हमें इसे कोई एक्स्ट्रा कोई एक्सेलरेशन नहीं देना। एक्सेलरेशन कब जीरो होता है बच्चे, जब एफ नेट जीरो होता है ना, एक्सेलरेशन तो तभी जीरो होगा ना जब एफ सिस्टम की एफ नेट जीरो होगी। एफ नेट कब जीरो होगी, जब जितनी फोर्स नीचे लग रही है उतनी फोर्स ऊपर लगाओ, बस इतनी फोर्स लगा दो कि पार्टिकल की स्पीड ना कांस्टेंट रहे, स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो आप एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जीज को नहीं दे रहे। समझो अगर काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी सिस्टम की तो फिर आप ये नहीं लिख पाओगे, आप ये नहीं लिख पाओगे दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स डेल्टा यू, ये आप नहीं लिख पाओगे जो यहाँ लिख रहे हो, है ना, गेट स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, आप ये नहीं लिख पाओगे। देखो पोटेंशियल एनर्जी को ना हम यू से डिनोट करते हैं बेटा, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, तो ये आप नहीं लिख पाओगे कि वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी मिल रही है, तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं हो पाएगा। तो हमेशा कोशिश करो, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होनी चाहिए। थ्रू द मोशन, थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन शुड बी जीरो, यानी नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। नेट फोर्स कब जीरो होगा? जब एफ एक्सटर्नल आपके हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल एंड डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, तभी तो। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, तो एफ एक्सटर्नल क्या है यहाँ पे? अब तो बता दो एफ एक्सटर्नल क्या है। क्या एफ एक्सटर्नल mg नहीं है? क्या ये mgh नहीं हो गई? क्या वर्क डन ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स क्या mgh नहीं हो गई? और मेरी डेफिनेशन क्या कहती है कि ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है, यही तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। क्या यही तो इस सिस्टम की डेल्टा यू हुई कि नहीं? ये मैंने तुम्हें वो एग्जाम्पल तुम्हें लेके मैं बता रही हूँ जो तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है बच्चों इसमें, तो घबराना तो नहीं है बिल्कुल, है ना। बस यहाँ पे नई बात क्या आ गई कि मेरी जो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, एफ जी के जगह पे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई है, बाकी सब चीज सेम है। देखो मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, अभी क्लास 12 की एग्जाम्पल भी ले लूँ। मान लो मेरी एक चार्ज है, सोर्स चार्ज है, जिसकी वजह से ना इसके अराउंड क्या जनरेट हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसने अपने आसपास क्या क्रिएट कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छे। अब हमको क्या करना है, एक दूसरी चार्ज को हम लेके आते हैं इस फील्ड में। ठीक है, क्या मैं इस चार्ज को कहीं अगर रखूं और मान लेते हैं कि ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है ये भी पॉजिटिव है, तो क्या ये कैपिटल क्यू जो सोर्स चार्ज है जिसकी वजह से फील्ड जनरेट हुई है, क्या स्मॉल क्यू को एक फोर्स ऑफ रिपल्सन देगा? हाँ, क्या स्मॉल क्यू कभी भी कैपिटल क्यू के करीब नहीं जा पाएगी, क्योंकि हमेशा इस पे क्या लग रही है? फोर्स लग रही है, रेडियली आउटवर्ड लग रही है ना। तो अगर मुझे इसे मूव करना है, अगर मुझे इसे मूव करना है और मुझे कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करना है, मान लेते हैं हम इस पार्टिकल को, इस चार्ज को, इस स्मॉल चार्ज को हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके आना चाहते हैं। मान लिया इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, मान लेते हैं ये पॉइंट मेरी आर है और ये पॉइंट मेरी पी है। ठीक है, ये चार्ज मेरी है पॉइंट चार्ज, जिसको हम आर से पी तक लेके आना चाहते हैं। तो क्या बच्चे, आर से पी तक लाने में हमें एक वर्क, हमेशा एक फोर्स देना होगा इसे, क्योंकि चार्ज को हमेशा एक फोर्स मिल रही है रेडियली आउटवर्ड। तो अच्छा क्या होगा? थ्रू आउट द पाथ क्या चार्ज को हम हमेशा फोर्स कैसे देंगे बच्चे? क्या ये फोर्स जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे लग रही है, क्या ये हमेशा रेडियली आउटवर्ड लग रही है? एफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो हमें इसे फोर्स लगाना देना होगा कैसी? इनवर्ड में देनी होगी, एफ एक्सटर्नल। ठीक है ना। अब ये एफ एक्सटर्नल क्या किसके इक्वल होनी चाहिए? हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होनी चाहिए किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वर्क डन ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स लिखूं तो क्या लिखूंगी बच्चों? हाँ, दिस, एक तो मेरा डेफिनेशन ये कहता है कि दिस शुड बी इक्वल टू डेल्टा यू। अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है यहाँ पे, तो क्या यही होगी? यहाँ पहले वाली केस में मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी बच्चों, कहीं लिख लेना, ये जो यहाँ में मैंने एग्जाम्पल लिया है ना, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब जो मैं बता रही हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता रही हूँ। तो अब यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स क्या लिखूं? क्या लिखूं बच्चों? क्या मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ एफ एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाई द सेपरेशन या डिस्प्लेसमेंट? जितनी डिस्प्लेसमेंट तुम आर से पी तक लाने में, जितनी डिस्प्लेसमेंट ये ट्रेवल कर रहा है, यानी आर से पी तक की डिस्प्लेसमेंट, क्या मैं सिंपली एफ एक्सटर्नल से इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? अब आपको याद होना चाहिए वर्क डन का जो हम फॉर्मूला लिखते हैं, याद करो बच्चों, दो फॉर्मूला हमने देखा था। एक तो जब तुम्हारी फोर्स कांस्टेंट होती है तब, जब फोर्स कांस्टेंट होती है तो वर्क डन क्या लिखते हैं हम? एफ डॉट एस, याद है। और जब वर्क डन, तुम्हारी फोर्स अगर कांस्टेंट नहीं होती, जब फोर्स कांस्टेंट नहीं होती है तो एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हम कंसिडर करते हैं ds, और हम ये मान लेते हैं कि उस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट में फोर्स कांस्टेंट है। तो उस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए जो छोटी सी वर्क डन होगी क्या होगी? एफ डॉट ds। एफ डॉट ds। तो अब हमें नेट वर्क डन अगर निकालना हो तो इस छोटी सी वर्क डन को हम इंटीग्रेट करते हैं और इसे भी इंटीग्रेट करते हैं। तो ये जो पहली मैंने इक्वेशन लिखी है वर्क डन की, ये कब लिखी है? व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। और सेकंड कब लिखी है? व्हेन फोर्स इज वेरिएबल। तो ये दोनों ही इक्वेशन वैलिड है, दोनों ही वर्क डन का फॉर्मूला होता है बच्चे, याद है?
याद है या 11th बिल्कुल भूल गए हो? हाँ, तो अब मैंने जो पहला एग्जांपल लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, वहां पे मुझे ज्यादा सोचना नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरी जो हाइट है ना, मेरी हाइट इतनी कम है, मेरी हाइट जितनी मैंने यहाँ पे अज्यूम की है, उस हाइट में मैंने जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसको मैंने कांस्टेंट माना है। तो यहाँ पे mg मेरी थ्रू आउट दी तुम्हारी पाथ, थ्रू आउट दी पाथ क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई दिस ग्रेविटेशनल फोर्स विद द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये सेकंड केस में जो तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वो क्या होती है बच्चे? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, क्या ये होती है F इक्वल्स के क्यू बाई आर? क्या आर स्क्वायर? इसका मतलब क्या जो फोर्स होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। क्या ये सेपरेशन के साथ साथ, सेपरेशन घटने के साथ साथ फोर्स बढ़ती है बच्चों? हाँ, तो क्या एफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक आई मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हमेशा वेरिएबल है थ्रू आउट द पाथ? अगर ये वेरिएबल है तो एक्सटर्नल भी हमें वेरिएबल रखना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल रखना होगा। तो यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं बच्चों? ये क्या हो जाएगा? एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इक्वल्स डेल्टा यू। इस तरीके से हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अच्छा एक और बात बच्चों, ये जो मैंने बताया है ना, एक सर्टेन पॉइंट से सर्टेन पॉइंट तक की मूवमेंट बताइए। मतलब आर से पी तक अगर लेके आ रहे हो, आर से पी तक लेके आ रहे हो, तो हमें इंटीग्रेशन भी आर से पी तक करनी होगी। अगर आर से पी तक इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हारी जो वैल्यू आती है फाइनली दैट विल गिव यू दी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट पी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट आर, ठीक है। ये तो बात हो गई पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की, यानी दो पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अगर मैं किसी सिंगल पॉइंट पे तुमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछूं तो कैसे बताओगे? यानी यहाँ जैसे यहाँ पे मैंने यूपी लिखा, यूपी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट पी पॉइंट, यूआर मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट आर पॉइंट। कैसे निकालें? जैसे पहले एग्जाम्पल पे वापस आओ। अगर मैं तुमसे पूछती हूँ कि बताओ मैं किसी पार्टिकल को h हाइट पर लेके जाती हूँ, तो इस h हाइट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? आप बोलते हो mgh, बोलते हो ना? mgh क्यों बोलते हो? जबकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि दिस इज mgh इज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो फिर तुमने एक पॉइंट की mgh कैसे बता दी पोटेंशियल एनर्जी? कैसे बता दी? क्योंकि तुमने क्या किया है, ग्राउंड पे जो एनर्जी है ना, इसको जीरो माना हुआ है। तुमने माना है, मान लो ये पॉइंट तुम्हारे अगेन आर है और ये पॉइंट पी है, तुमने माना है कि मेरी यू आर ना यहाँ पे जीरो है और यूपी कितनी है? यूपी कितनी है? mgh, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे पुट करूँ इस जगह पे, तो आप क्या लिखोगे? mgh माइनस जीरो, अरे यूपी माइनस यू आर, यूपी इज mgh एंड यू आर इज जीरो, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी? सिंपली mgh। तो तुम्हें एक पॉइंट पे, अगर किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो तुम्हें क्या करना होगा? दूसरे पॉइंट पे या इनिशियल पॉइंट पे या कोई रेफरेंस पॉइंट सेट करना होगा जहां पे तुम्हें एनर्जी को जीरो मानना होगा, ठीक है। तो जनरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम ग्राउंड पे एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेके चलते हैं। बेसिकली द डिफरेंस शुड बी इक्वल टू mgh, है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के केस में हम जब तुम्हारी दो पार्टिकल इनफिनाइट सेपरेशन पे होती है, यानी जब इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, कोई फोर्स नहीं लगती, तो उस वक्त हम कहते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या है? जीरो है। यानी पार्टिकल जब इनफिनाइट सेपरेशन पे होगी तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो है। समझ आ रही है बात? यानी अगर मैं तुमसे पूछूं कि हाउ कैन वी फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है जिसपे हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं। जैसे प्रीवियस केस में हम इस चार्ज को आर से पी तक ला रहे हैं, मैंने क्या बताया अभी अभी कि जब सेपरेशन इन्फिनिटी होती है तब हम कह सकते हैं कि कोई इंटरेक्शन नहीं होता, उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो मान सकते हैं। यानी अगर हम ये कंसिडर कर लें कि इस चार्ज को, मान लो मेरे पास एक कैपिटल क्यू चार्ज है जो कि हमारी सोर्स चार्ज है जिसकी वजह से फील्ड जनरेट हो रही है, फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और एक स्मॉल क्यू चार्ज को हम ना इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आते हैं पॉइंट पी पर, ठीक है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी,
ठीक है, ये जो वर्क डन होगी ना, दैट विल बी दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन दिस चार्ज इज एट P। यानी हम कह सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम, क्या कह रही हूं मैं, इंफिनिटी टू P इक्वल्स क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगेन मीन्स चेंज पोटेंशियल एनर्जी एट P माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। और हमें पता है कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने जीरो ले रखा है। समझ रहे हो, यहाँ पे बेसिकली किया क्या मैंने कि R को मैंने ना इन्फिनिटी ले लिया है ना, हाँ, और P मेरी है सर्टेन पॉइंट है जिसकी Q से सर्टेन डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, यानी अगर मैं वर्क डन की यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला लिखूं तो कैन वी राइट दैट इंटीग्रेशन ऑफ F एक्सटर्नल डॉट dr वेक्टर ऑब्वियसली इंफिनिटी टू दैट पॉइंट P, जो भी पोजीशन वेक्टर रही होगी वो लिख देना, मैं फिलहाल P लिख रही हूँ, इक्वल्स क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। ठीक है, तो यही फॉर्मूला है हमारा जिसकी वजह से हम किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो ये कहानी थी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। क्या बात क्लियर हुई बच्चों, क्या सबको समझ आया अच्छे से? अब बात आती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें कम से कम 2 चार्ज तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर 2 चार्ज नहीं होगी तो हम फोर्स नहीं निकाल पाएंगे, है ना, फोर्स नहीं निकाल पाएंगे तो फिर एनर्जी नहीं निकल पाएगी। ठीक है ना, लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है ना वो फील्ड की प्रॉपर्टी है, मतलब फील्ड को मेजर करने का एक पैरामीटर है। फील्ड को मेजर करने के लिए एक पैरामीटर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। तो यहाँ पे किसी दूसरे चार्ज का अगर इन्वॉल्वमेंट हो गया तो क्या ये पैरामीटर मैं अभी बता रही हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या ये क्यू पे भी डिपेंड कर रही है और स्मॉल क्यू पे भी डिपेंड कर रही है ना, तो क्या ये जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्या ये स्मॉल क्यू पे भी डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही क्या? लेकिन मैं जब बता रही हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिव्स अस द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि बस सोर्स चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है उसकी मेजर देता है, तो दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ दिस स्मॉल क्यू चार्ज। समझ रहे हो, अगर मेरी एक सोर्स चार्ज क्यू है, इसकी वजह से मान लो इस पॉइंट पे फील्ड है, मतलब हर पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी रही होगी तो हर पॉइंट की पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगी। तो मुझे एक ऐसी पैरामीटर चाहिए जो इस स्मॉल क्यू की इंडिपेंडेंट कब हो सकती है, वो कब हो सकती है, जब हम क्या करें, इसे हम स्मॉल क्यू से डिवाइड कर दें। क्यों भाई, क्योंकि जब एफ एक्सटर्नल आप लिखोगे ना बच्चों, समझो इस बात को, बिकॉज मैं क्या कह रही हूँ कि एफ एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में होगा, है ना, दिस विल बी ऑपोजिट टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप क्या लिखोगे, के क्यू बाई सर्टेन डिस्टेंस का स्क्वायर, भाई कुछ भी डिस्टेंस, अब जिस पॉइंट पे जो डिस्टेंस है, मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रही हूँ, तो क्या ये स्मॉल क्यू न्यूमरेटर में होगा प्रोडक्ट के फॉर्म में? तो अगर मुझे एक ऐसी पैरामीटर बतानी है जो कि इस स्मॉल क्यू की इंडिपेंडेंट होती है, तो क्या हमको इस एनर्जी को, इस वर्क डन को हमें उस स्मॉल क्यू से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, चलो देख लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी एक्सेलरेशन। क्या तुम्हें पता चल रहा है कि ये बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का ही डेफिनेशन है, नहीं है क्या? अरे बच्चे, यहाँ पे जो मैंने एक पॉइंट पे तुम्हें बताया, किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताया, क्या बताया, बेसिकली यही तो बताया कि इन ब्रिंगिंग द charge from infinity to that point, the work done in bringing a charge from infinity to that point without producing any acceleration gets stored as electrostatic potential energy of that system, है ना। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या बस इस बात का है कि यहाँ पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पे बस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, यानी अगर हमको पोटेंशियल को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे देखो, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, दिस इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इस बात को भी समझो। अगर मुझे पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइन करना है,
पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं बच्चों। तो दिस इज इक्वल टू at any point P, suppose it is equal to simply work done in bringing the unit charge from infinity to that point P, है ना, यूनिट चार्ज को ला रहे हैं तो हम क्या करते हैं, बाई क्यू कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये जो न्यूमरेटर है अभी अभी मैंने देखा, इट इज इक्वल टू व्हाट, यूपी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी डिवाइडेड बाई क्यू। क्या बात आई समझ में? क्या बच्चों बात आई समझ में? क्या यही होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? जो नेक्स्ट टर्म हमारा है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इनफैक्ट किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि किसी पॉइंट पे तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को तभी डिफाइन कर सकते हो जब तुमने कोई रेफरेंस पॉइंट माना हुआ है। तो हमारे केस में मैंने रेफरेंस पॉइंट क्या माना है, इन्फिनिटी, बिकॉज इन्फिनिटी पे हम एनर्जी को कोई इंटरेक्शन नहीं होता तो हम एनर्जी को जीरो कंसिडर कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो किसी मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तुम चार्ज को लेके जा रहे हो, तो उस दौरान यानी उस मोमेंट में, उस मोशन में तुमने कितना काम किया, ठीक है, कितना काम किया उस यूनिट चार्ज को ले जाने में, दैट विल बी दी पोटेंशियल डिफरेंस। समझ रहे हो? तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख लो, वर्क डन in bringing a unit positive charge from R to P या one point to another point in an electric field is given by C. Work done in moving the charge from R to P पर यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू, इसे क्या बोलेंगे बच्चे हम, यूपी माइनस यू आर कहेंगे ना। हाँ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम आर टू पी, क्या दैट विल स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय क्यू। अभी हमने क्या डिफाइन किया, इसको कैसे डिफाइन किया, वीपी से डिफाइन किया, तो हम क्या लिख सकते हैं, यूपी बाई क्यू माइनस यू आर बाई क्यू। यूपी बाई क्यू क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट आर। क्या बात आई समझ में? क्या समझ आ रही है बच्चों? हाँ, तो ये हो गई तुम्हारी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करते हो, सिंपली पहले वर्क डन निकाल देते हो, उसके बाद जिस चार्ज को तुम मूव कर रहे हो उस चार्ज से डिवाइड कर देते हो। ठीक है, और ये हो गई किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का तरीका। ठीक है ना? चलो एक जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वी हैव 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इन पॉइंट्स की ना पोटेंशियल दे रखी है। मान लो पोटेंशियल एट ए इज गिवन एज 20 वोल्ट। अच्छा बच्चों, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट होती है ना, क्या होती है पता है ना तुम्हें? बताओ क्या होती है, वोल्ट, है ना। और अगर फॉर्मूला देखो तो वर्क डन बाय चार्ज, तो इसको हम और क्या कह सकते हैं, जूल पर कूलम कह सकते हैं। क्या, वर्क डन की जूल हो गई और चार्ज की कूलम हो गई, तो ये दोनों ही इसकी यूनिट होती है किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो जूल। ठीक है, छोटी सी बात थी, पता है ना आपको। अच्छा, बैक टू आवर क्वेश्चन। अच्छा, बी की पोटेंशियल दे रखी है, बी की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखी है -40 वोल्ट। बिल्कुल देखो, पोटेंशियल ना पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि हम ना एक किसी इलेक्ट्रॉन को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाना चाहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। दिस इज माय क्वेश्चन। लिख लो, चाहो तो लिखो कि ए और बी की पोटेंशियल दे रखी है 20 वोल्ट -40 वोल्ट। ठीक है, so what is the work done in moving an electron from point B to point A? Obviously हमें ऐसे मूव करना है कि इतनी स्लो मूव करनी है कि इसे हमें कोई एक्सेलरेशन नहीं देना। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, वर्क डन इन मूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, ये बताना है हमें।
किसे मूव कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे हैं। क्यू क्या है हमारी, इलेक्ट्रॉन है। चलिए सॉल्व करो। वर्क डन निकालना है ना, वर्क डन निकालना है ना बच्चों। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम बी टू ए क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। भाई चेंज इन पोटेंशियल, चेंज का मतलब फिजिक्स में चेंज का हमेशा मतलब हमें होता है बच्चों फाइनल से इनिशियल को माइनस करना है हमें। तो पहले इलेक्ट्रॉन बी पे था, बाद में ए पे आया, फाइनली ए पे आया ना, फाइनल पोजीशन ए है ना, तो यू ए माइनस यू बी, इस बात का ध्यान रखना, यू ए माइनस यू बी। और ये तभी लिखोगे जब आपकी जो काम वर्क डन है वो है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। कहीं लिख दो क्या, देखो कहीं लिख लो इसे, इस बात को, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स डेल्टा यू। डेल्टा यू का हमेशा मतलब क्या होता है, फाइनल पोजीशन की एनर्जी माइनस इनिशियल पोजीशन। अच्छा, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, माइनस डेल्टा यू। कुछ याद आ रहा है, हाँ ये सब पढ़ा है तुमने, यू आई माइनस यू एफ। इसे याद रखोगे ना, बाकी चीजें तुम्हें याद हो जाएंगी। वर्क डन याद रख लो बस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी यहीं से आता है और पोटेंशियल भी यहीं से आता है। भाई पोटेंशियल यहाँ से, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे क्वेश्चन में वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स पूछा है या वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स पूछा है। अगर कुछ ना मेंशन हो तो समझ जाना एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं, यानी सिंपली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी सिंपली फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, फाइनल क्या थी यहाँ पे ए, इनिशियल क्या है बी। और क्या हमने देखा, और क्या देखा बच्चे यहाँ से, अगर इस ऊपर जस्ट ऊपर बढ़ो तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, क्या हम इसे लिख सकते हैं क्यू मल्टीप्लाइड बाय वी ए माइनस वी बी, लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ पे वी ए वी बी दे रखा है, क्यू क्या है हमारे क्वेश्चन में, क्यू है क्या, क्या क्यू एक इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज होता है, क्या क्यू की वैल्यू हम माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो वर्क डन है दैट विल बी सिंपली इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। वी ए कितनी है 20 वोल्ट, वीबी कितनी है -40 मीन्स माइनस ऑफ -40 मीन्स +40, है ना। ये क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली जूल में तुम्हारा आंसर आएगा, वर्क डन है तो कर लो 60 और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा 9.6, है ना, और एक 0 है तो ये हो गया 10 रेज़ टू पावर -18 जूल। एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो दिस इज द वर्क डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, कुछ है नहीं इसमें। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें सिंपल फॉर्मूला क्या हमें यूज करना है, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी किसी पॉइंट चार्ज की वजह से Q, जिसको सोर्स चार्ज भी हम कहते हैं, इस चार्ज की वजह से अगर हमें किसी पॉइंट पे P पे, जिसकी पोजीशन वेक्टर मैं मान लेती हूँ अभी स्मॉल r वेक्टर, ठीक है, इस P पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना हो तो हम कैसे निकालें, यानी किसी पॉइंट पे पोटेंशियल। बच्चों मैंने अभी भी बताया कि किसी पॉइंट पे अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी होती है तो तुम क्या करते हो, किसी चार्ज को, किसी टेस्ट चार्ज को जो तुम इन्फिनिटी से पी तक लाते हो और थ्रू आउट द मोशन तुम्हें कितना काम करना पड़ा वो निकालते हो, फिर उसमें उसे क्यू से डिवाइड कर देते हो। तो वही हम करने वाले हैं। पहले तो वी विल फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पी, उसके बाद हमें उसे क्या करना है, अब खुद उस चार्ज से डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से हमें उस पॉइंट पे पोटेंशियल मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, एक चार्ज लेते हैं Q, स्मॉल q, जिसको हम इन्फिनिटी से मान लेते हैं, इन्फिनिटी काफ़ी दूर पे है और वहाँ से हम P तक लेके आते हैं। ठीक है, अब ये सिंपली हम यहाँ पे वर्क डन निकालने के लिए फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस तो कर नहीं सकते, क्योंकि जो फोर्स मेरी है वो क्या होगी, वेरिएबल फोर्स होगी। क्यों होगी वेरिएबल, क्योंकि थ्रू आउट द मोशन, मान लो किसी वक्त किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पे, किसी इंस्टेंट पे मेरी जो स्मॉल q चार्ज है यहाँ पे है ना, इस पे कंटिन्यूअसली जो फोर्स लग रही है वो हमेशा अवे लग रही है ना। कौन सी फोर्स लग रही है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये F इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो हमें इसके अगेंस्ट काम करना है, ये मेरी F एक्सटर्नल है।
एक चार्ज है जो हमेशा एक रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, हमें काम करना है ना, एफ एक्सटर्नल हमेशा क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे हम, और इसको ऐसे लाएंगे कि इसके एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं होगा, तो आई मीन एक्सेलरेशन इसकी जीरो होगी, वेलोसिटी इसकी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट स्पीड से हम लेके आएंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल जो है वो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के इक्वल है, और जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रही है, सेपरेशन कम हो रही है, तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी डिफर कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है बेसिकली, तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल भी हमारा बढ़ेगा, यानी वेरिएबल है थ्रू आउट द पाथ। तो यहाँ पे हम सिंपली वर्क डन हमारी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस तो कर नहीं सकते ना, हमें इंटीग्रेशन का यूज करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, मान लिया कि इस पोजीशन पे ना, इस पोजीशन पे इसकी क्यू के रेस्पेक्ट में, क्यू के रिलेटिव इसकी जो पोजीशन वेक्टर है ना वो है एक्स, मान लिया यहाँ पे इसकी पोजीशन वेक्टर कितनी है, एक्स है, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ से ना एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ये ट्रेवल करती है यहाँ से यहाँ, ये है dx। तो अगर मैं अभी वर्क डन निकालूं, वर्क डन ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स निकालूं, तो क्या छोटी सी वर्क डन जो होगी, लिख दूं ऐसे, द स्मॉल वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज थ्रू द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx यानी dw कैन बी राइट इक्वल्स एफ एक्सटर्नल डॉट dx वेक्टर, लिख सकते हैं क्या? हाँ, अब जो ये जो स्मॉल वर्क डन है ना, इट इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि तुमको दिख रहा है कि एफ एक्सटर्नल भी इस डायरेक्शन में है और dx यानी डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है, तो यानी ये dw तो पॉजिटिव होगी ना, इतना इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो dx वेक्टर है ना, ये खुद में नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि dx है क्या, चेंज इन पोजीशन वेक्टर है। dx क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तुमने पोजीशन वेक्टर कैसे लिया है, अवे लिया है ना, पोजीशन वेक्टर अवे। अच्छा, चेंज का मतलब क्या, फिजिक्स में हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है क्या? किसी पाथ को तुम ऐसे समझो, इस ये पॉइंट मान लो, यहाँ से ये तुम्हारी क्यू है, ये तुम्हारी चार्ज है जो यहाँ से चल के यहाँ आ रही है, ठीक है, ये तुम्हारी इनिशियल पोजीशन है, ये तुम्हारी फाइनल पोजीशन है। क्या तुमको दिख रहा है कि फाइनल पोजीशन की जो पोजीशन वेक्टर है इट इज स्मॉलर देन द इनिशियल पोजीशन की पोजीशन वेक्टर? बच्चों दिख रहा है क्या? तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो चेंज है, मेरी छोटी चेंज है, क्या एक्स एफ माइनस एक्स आई यानी चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या नेगेटिव नहीं है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर जो dx मैंने यहाँ लिखा है, क्या dx खुद में नेगेटिव नहीं है? क्योंकि पोजीशन वेक्टर तुमने अवे लिया है और तुम इसे मूव कर रहे हो टुवर्ड्स द चार्ज, समझो। तो dx अगर नेगेटिव है तो जब आप वर्क डन निकालोगे तो क्या ये नेगेटिव नहीं आ जाएगा? तो इन ऑर्डर टू मेक दिस वर्क डन पॉजिटिव हम एक नेगेटिव साइन यहाँ पुट करते हैं। क्या बात आ रही है समझ में? यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव साइन पुट करते हैं। तो अभी मैं वेक्टर हटा दूं क्योंकि dx और f एक ही डायरेक्शन में है, तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ एक्सटर्नल dx। ये मेरी छोटी सी वर्क डन है। अच्छा, एफ एक्सटर्नल हमेशा किसके इक्वल होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगी। इस पोजीशन पे यहाँ पे जब ये x डिस्टेंस पे है कैपिटल Q से, तो कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है KQQ बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये मेरी छोटी सी वर्क डन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नेट वर्क डन निकालें, यानी वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस Q चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, या कह सकते हो x, सॉरी आर वेक्टर है ना, आर तक ला रहे हैं ना इसे हम, एक्स तो इंटरमीडिएट पोजीशन पे है, तो इसे हम कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं आर तक, इन्फिनाइट डिस्टेंस से हम ला रहे हैं आर डिस्टेंस सेपरेशन पर। तो दिस इज इक्वल टू, सिंपली क्या करेंगे हम, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे। क्या हो जाएगी, माइनस के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स की इंटीग्रेशन, डी एक्स पे इंटीग्रेट करना है, एक्स पहले इन्फिनिटी है और एक्स फाइनली कितनी हो गई, आर हो गई ना। यहाँ क्या क्या कांस्टेंट है बाहर निकालो, इंटीग्रेशन तो पता है तुम्हें, के क्यू। अच्छा, नेगेटिव डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर को मैंने अंदर कर लिया, क्यों अंदर रखा, क्योंकि 1 बाई एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है, यहाँ देख लो क्या होती है बच्चों, -1 बाई एक्स, ठीक है ना, पता है ना तुम्हें, एक्स एन डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, है ना। यहाँ पे तुम्हारी n क्या है, इस जगह पे अगर देखो तो n क्या है, इस जगह पे जो n है ना वो है, n है तुम्हारी -2। तो अगर मैं -2 को यहाँ सब्सटीट्यूट करूँ तो x टू द पावर क्या लिखूंगी,
x माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, तो क्या आ गया x माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन, तो x रेस टू पावर माइनस वन का मतलब वन बाय एक्स नहीं हो गया, तो माइनस वन बाय एक्स नहीं हो गया इसका मतलब वन माइनस वन बाय एक्स, तो यही तो आ रहा है इंटीग्रेशन के बाद। तो माइनस वन बाय एक्स, माइनस एक पहले से भी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या फाइनली तुम्हारी इंटीग्रेशन के बाद ये आ जाती है के क्यू क्यू वन बाई एक्स। इंटीग्रेशन की लिमिट इन्फिनिटी से लेके आर तक, तो फाइनली जो तुम्हारी वर्क डन आ रही है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग दी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर इक्वल्स क्या हो गया, के क्यू क्यू मल्टीप्लाइड बाय वन बाई आर माइनस वन बाई इन्फिनिटी। भाई वन बाई इन्फिनिटी तो जीरो हो गई ना, तो फाइनली ये क्या आ जाता है वन बाय आर माइनस वन बाई इन्फिनिटी, वन बाई इन्फिनिटी का मतलब जीरो हो गया है ना। तो फाइनली तुम्हारी जो वर्क डन है इक्वल्स क्या हो जाती है, के क्यू क्यू बाई आर। ठीक है, तो ये मेरी आई वर्क डन बच्चों, ये पोटेंशियल नहीं है, ये क्या हो गई, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। यानी कोई चार्ज अगर तुम्हारी पॉइंट पी पे रखी है जिसकी सेपरेशन कैपिटल क्यू से आर डिस्टेंस पे है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, के क्यू बाय आर। तो बेसिकली ये जो मैंने लिखा है ना, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी। बात आई समझ में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो फ्रॉम डेफिनेशन वी नो दैट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, दिख रहा है क्या, पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज डिफाइंड एज, है ना, ऐसे डिफाइन करते हैं। तो ये सिंपली क्या हो जाएगी मेरी, क्या हो जाएगी यूपी बाई क्यू, और इसे हम लिख सकते हैं के क्यू बाय आर। क्या लिखा मैंने, ऊपर लिख देती हूँ, पोटेंशियल एट पॉइंट पी विल बी सिंपली इक्वल टू, ये जो भी निकाला है इसको क्या करो आप डिवाइड कर दो स्मॉल क्यू से, तो दैट विल बी सिंपली के क्यू बाई आर। ठीक है, दैट ऑब्वियसली दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द स्मॉल क्यू बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेस, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दिस सेकेंड चार्ज। जिस चार्ज को आप ला रहे हो उस पर पोटेंशियल डिपेंड नहीं करती, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, कैपिटल क्यू की वजह से है, तो इसके फॉर्मूले में कैपिटल क्यू रहेगा, स्मॉल क्यू नहीं रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये हो गई पोटेंशियल किसी पॉइंट की वजह से। ठीक है, याद रहेगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, इजी सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो किसी पॉइंट की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला सिंपल होता है के क्यू बाय आर। ठीक है, एक चार्ज क्योंकि उसी चार्ज की वजह से पोटेंशियल हो रही है। नेक्स्ट आपका है कि अगर मेरे पास एक चार्ज की जगह पे सिस्टम ऑफ चार्ज हो, यानी ढेर सारे चार्ज हो, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो, तो कैसे निकालें। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, वो थोड़ा सा इससे मुश्किल था, हालांकि वो भी आसान था, बट वो इसलिए मुश्किल था क्योंकि वो वेक्टर सम था। यहाँ पे देखो अगर मेरे पास कुछ चार्ज हैं, ठीक है, Q1 Q2 Q3, ठीक है, और इस पॉइंट पे मुझे, इस P पॉइंट पे मुझे निकालना है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मुझे सारी डिस्टेंसेस पता है, R1 है, ये तुम्हारी R2 डिस्टेंस पे है, ये R3 डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, सिंपली दैट विल बी सिंपली द स्केलर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। यानी पहले Q1 की वजह से पोटेंशियल, भाई अभी अभी हमने निकाला कि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होती है, के क्यू बाय आर होती है, तो Q1 की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगी, के Q1 बाई आर, आर क्या है R1, हाँ, Q1 की वजह से क्या हो जाएगी, P पॉइंट पे पोटेंशियल के Q1 बाय R1, Q2 की वजह से क्या होगी, के Q2 बाय R2, है ना, Q3 की वजह से क्या हो जाएगी, के Q3 बाय R3। सिमिलरली जितने भी चार्ज हो, तो फाइनली तुम क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस सिंपली के, और इनकी क्या ले लोगे तुम, सिंपली स्केलर सम ले लोगे, QI बाय RI। एक बात का ध्यान देना, यहाँ पे चार्ज जो लिखोगे ना तुम विथ प्रॉपर साइन लिखोगे, ठीक है, जहाँ पे स्केलर सम होता है वहां पे हमेशा ध्यान रखना कि चार्ज को हम विथ साइन लिखेंगे। तो ये हो गए सिस्टम ऑफ चार्ज। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे। क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है, ठीक है, इसकी डायमेंशन कुछ इस तरीके से दे रखी है दैट ये वाली लेंथ जो है ना वो 10 सेंटीमीटर की है और ये वाली लेंथ है 30 सेंटीमीटर की, ठीक है, A B C D,
अच्छा, इसके बी वर्टेक्स पे चार्ज रखी है -10 माइक्रोकुलम की और इसके डी वर्टेक्स पे चार्ज रखी है +20 माइक्रोकुलम की। मेरे पास एक थर्ड चार्ज है जिसको मुझे ए से सी तक लेके जाना है, ठीक है, कि चार्ज है तुम्हारी +1 माइक्रोकुलम की। क्वेश्चन है फाइंड दी वर्क डन in moving the charge from A to C, ठीक है। ऑब्वियसली स्लोली मूव करके जाना ताकि एक्सेलरेशन तुम्हारी जीरो रहे, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों ध्यान से देखो, तो इस क्वेश्चन में हमें एक तो वर्क डन निकालना है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ 2 पॉइंट चार्ज गिवन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज का भी एक क्वेश्चन हो गया। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ना मिक्सचर है जितनी भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं। फॉर्मूला क्या इन्वॉल्व होगा यहाँ पे, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू सी ना, ए टू सी। तो हमें पता है कि इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन, है ना। और अभी 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 हमने पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का भी रिलेशन देखा, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q मल्टीप्लाइड बाय VC माइनस VA लिख सकते हैं क्या। व्हाट इज Q, Q इज 1 माइक्रोकुलम। Q क्या है बच्चों, Q है 1 माइक्रोकुलम, यानी 10 टू द पावर -6 कुलम, समझ रहे हो। हाँ, तो इस क्वेश्चन में हमारा जो मेन फॉर्मूला था वो तो मैंने लिख दिया, दिस इज माय फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो यहाँ पे हमें क्या जानने की जरूरत है भाई, क्यू तो पता ही है हमें जानना है VC एंड VA, यानी पोटेंशियल एट C एंड पोटेंशियल एट A। हमें क्या जानना है, पोटेंशियल एट C एंड पोटेंशियल एट A। चलो बारी बारी से हम पोटेंशियल इन 2 पॉइंट पे पता करते हैं। देखो C पे पोटेंशियल पहले निकालना है ना। अच्छा, C पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए वी हैव 2 डिफरेंट पॉइंट चार्जेस एट 2 डिफरेंट पोजीशन। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, क्या करेंगे, जस्ट स्केलर सम लेंगे। तो पहले -10 माइक्रोकुलम की वजह से निकालो, KQ/R, K मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज विच इज -10 माइक्रोकुलम, है ना, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस, इज 30 सेंटीमीटर, दैट इज 0.3 मीटर, है ना। 30 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.3 मीटर। माइक्रोकुलम को हम बाहर ले लेंगे, आई मीन 10⁻⁻⁶ को हम कॉमन ले लेंगे, के भी कॉमन ले लेते हैं, एक काम करते हैं के भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। प्लस क्या करना है, 20 माइक्रोकुलम की वजह से देख लेते हैं पोटेंशियल। तो यहाँ पे चार्ज तुम्हारी हो गई 20 माइक्रोकुलम और डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर। और मैंने क्या किया, 10⁻⁻⁶ को माइक्रोकुलम की को कुलम में चेंज कर दिया, बाहर ले लिया। इसे फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, के 10⁻⁻⁶, और अंदर में हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया 0.3 की। ये हो गया तुम्हारा -10 प्लस 60, -10 प्लस 60 मीन्स 50, ये हो गई मेरी VC, ठीक है। एंड व्हाट इज VA, VA क्या हो गया, अगेन K को मैंने पहले से कॉमन ले रखा है। अच्छा, -10 की वजह से A पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगी, K इंटू -10 माइक्रोकुलम डिवाइडेड बाई व्हाट इज द सेपरेशन 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 प्लस 20 माइक्रोकुलम, व्हाट इज द सेपरेशन 30 सेंटीमीटर, दैट इज 0.3, है ना, ठीक है। -0.3 आ गया तुम्हारा एलसीएम, -30 प्लस 10, -30 प्लस 10 मीन्स -10। तो ये मेरी VCBA की वैल्यू आ गई। अब फाइनली जब इसे आप यहाँ पे पुट करोगे तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A टू C इज सिंपली, Q क्या है बच्चे, Q है 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाइड। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना, VC और VA को पुट करना है ना इस इक्वेशन में, समझ रहे हो, ठीक है। Q तो मैंने लिख दिया, VC VA में मैं क्या करती हूँ, जो कॉमन है उनको मैं बाहर ले लेती हूँ। तो K और 10⁻⁻⁶ और 0.3 को मैं बाहर ले लेती हूँ। तो K क्या है, K है तुम्हारा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 - 6 ये भी बाहर ले लिया, और डिनोमिनेटर में 0.3 ये भी कॉमन है, इसको भी मैं बाहर ले लेती हूँ, ठीक है। इसे भी मैंने बाहर ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा, VC का 50
और VA का -10, तो 50 माइनस ऑफ -10 तो +10 हो गया। तो क्या ये +60 हो गया? क्या मैं इसको भी हटा दूं यहाँ से? क्या यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख सकती हूँ मल्टीप्लाइड बाय 60 सिंपली? अब कैलकुलेट कर दो इसको, इसकी 0 यहाँ पुट कर दो, 3 और ये कट गया, 3 बचा, क्या आ गया ये 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 सिंपली 18 आ गया, है ना। अब सारे जीरो को मैं मेजर कर लेती हूँ कितने जीरो हैं। -6 -12 भाई, -6 -12 -12 +9 -3 एंड यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो -3 +2 -1, है ना। तो ये जूल में आ गया, से आप लिख सकते हो 1.8 जूल। एक बार खुद से कैलकुलेट करके देख लो कि सही किया है मैंने, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक आज के इस लेक्चर की देख लेते हैं। किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से अगर हमें किसी जनरल पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे निकालें। अब देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल हमने पहले से पढ़ रखा है, क्या होता है बच्चों। इलेक्ट्रिक डायपोल इज द सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। तो यहाँ भी 2 पॉइंट चार्ज है जिसकी वजह से हमको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। देखो, मान लो मेरी ये इलेक्ट्रिक डायपोल है +Q -Q एंड इट इज सेपरेटेड बाय 2a डिस्टेंस, ठीक है। यानी इसके सेंटर से, इसके मिड पॉइंट से दोनों चार्ज a डिस्टेंस अवे है, तो इसको मैं 2a ले लेती हूँ इनके बीच की सेपरेशन को, ठीक है। और मेरी एक पॉइंट है कहीं पे, पॉइंट P है, जिस पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये पॉइंट मैं कुछ इस तरीके से लेती हूँ कि इसके सेंटर से ना, इसकी पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट P की पोजीशन वेक्टर इसके डायपोल मोमेंट से, याद है तुम्हें डायपोल मोमेंट क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। इसकी डायपोल मोमेंट से इस पॉइंट की जो पोजीशन वेक्टर है ना बच्चे, ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, ये थीटा एंगल बना रही है। कितनी एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है। अच्छा, मान लिया ये जो डिस्टेंस है ना P पॉइंट की, ये R है, फ्रॉम दिस सेंटर दिस डिस्टेंस इज R। अब एक यहाँ पे हमें एक अप्रोक्सीमेशन लेके चलना होगा कि मान लेते हैं दिस R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, मतलब इस डायपोल की जो डायमेंशन है ना, इस डायमेंशन के कंपैरिजन में जो पॉइंट P है ना, वो बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि ये जो +Q से मेरी P के डिस्टेंस हो या -Q से P के डिस्टेंस हो, क्या हम मान सकते हैं कि दीज आर पैरेलल लाइंस, लगभग लगभग मान सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ इस पॉइंट से, एक मिनट, इस +Q से मैं इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, ठीक है, तो क्या मुझे R माइनस दिस परपेंडिकुलर विल गिव यू दिस R1। हाँ बच्चों, मान लेते हैं -Q की डिस्टेंस P से R2 है, तो R2 की वैल्यू हमें अगर निकालनी है तो क्या हम सिंपली इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें। तो हम ये कह सकते हैं कि नाउ दिस R एंड दिस डिस्टेंस, भाई परपेंडिकुलर के बाद हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेम लेंथ की है। यानी तो मैं लिख देती हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या हम यहाँ से R1 इक्वल्स लिख सकते हैं दिस R माइनस ये जो बेस है ना इस ट्रायंगल की, बच्चे ये जो ट्रायंगल है मेरी, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की जो बेस है, अगर मैं R से इस बेस को माइनस कर दूं तो क्या हम कह सकते हैं कि दिस R माइनस दिस बेस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R1, क्योंकि अभी भी मैंने बताया कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइंस है ना, ये लगभग लगभग पैरेलल लाइन की तरह होंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हाट इज द बेस, अगर ये A है, अगर ये वाली लेंथ A है और ये एंगल थीटा है, तो ये बेस क्या हो जाएगी, क्या हम कह सकते हैं ये हो जाएगी A cos थीटा। तो R1 क्या हो जाएगी, R माइनस A cos थीटा होगी क्या नहीं, R1 निकल गई। अच्छा, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ -Q फ्रॉम P, R2। R2 कैसे निकालें, R में हम क्या इस लेंथ को ऐड कर दें, इस लेंथ को ऐड कर दें, समझो, ठीक है। इस ट्रायंगल की बात अब करेंगे, हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे। तो यहाँ पे R2 सिंपली क्या हो जाएगा मेरा, R प्लस, ठीक है, R प्लस दिस बेस, भाई अभी ये अगेन इसकी हाइपोटेनस क्या है, ये A है,
और इसकी बेस में ये जो एंगल है मेरी, ये एंगल अभी भी क्या है, थीटा ही तो है, बिकॉज हमने क्या माना है कि ये पैरेलल लाइंस है। समझो ना, अगर मेरी ये छोटी सी डायपोल है और पॉइंट काफी दूर पे है बच्चे, तो क्या मेरे लिए ये जो 3 लाइंस है ये लगभग लगभग पैरेलल लाइंस नहीं है, अभी बन नहीं पा रही मेरे से, बट समझो ये क्या पैरेलल लाइंस नहीं है। ठीक है, अभी डायग्राम को थोड़ा सा मैं ज्यादा बेकार भद्दा ना दिखे इसलिए मैंने पास में पॉइंट बनाया है, लेकिन एक्चुअल में ये पॉइंट काफी दूर पे है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, सिंपली आर प्लस दिस बेस, बेस क्या हो जाएगी, ए कॉस थीटा होगी क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हमको R1 R2 चली आई, यानी बेसिकली पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है उसकी डिस्टेंस इन दो चार्ज से चली आई, इन दो पॉइंट चार्ज से चली आई। तो हमें तो पता है ना फ्रॉम सिस्टम ऑफ चार्जेस से हम अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं तो कितनी आती है। तो VP हम क्या लिख सकते हैं, तो दैट पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एंड पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। मुझे बताओ फटाफट कि पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू क्या हो जाएगा, क्या हम लिख सकते हैं KQ/R1, और ड्यू टू माइनस क्यू हो जाएगा के, ऑब्वियसली माइनस क्यू विल बी देयर एंड बाई R2, होगा या नहीं होगा। इस माइनस को मैं बाहर लिख लेती हूँ, अगर ये बाहर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन, इक्वल्स के बाहर ले लो, क्यू बाहर ले लो, ये क्या आ गया 1/R1 माइनस 1/R2। R1 क्या है मेरा, R माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1/R प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, क्या तुम्हें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि a प्लस बी और a माइनस बी, हाँ अगर एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम इसका कुछ इस तरीके से नहीं आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर में क्या हम लिख सकते हैं, r प्लस a कॉस थीटा माइनस r माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस a कॉस थीटा, है ना। तो ये तो कैंसिल हो गया r का टर्म, और ये क्या आ गया, ट्वाइस a कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा साथ में के क्यू भी तो है, इसको कहाँ हटा दिया मैंने, के क्यू भी है यहाँ पे, के क्यू भी था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें जो कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a लिया है ना, तो इस अप्रोक्सीमेशन से हम ये जो सेकंड वाली टर्म डिनोमिनेटर में है ना, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हम जीरो ले सकते हैं। तो फाइनली तुम्हारी जो VP आ रही है कितनी आ रही है, यहाँ से देखो मैंने क्या करना, और Q और 2A को साथ में ले लो। क्या हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल की डायपोल मोमेंट P को क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2A लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ से Q इंटू 2A को साथ में लिख लो, और क्या हम लिख सकते हैं K P कॉस थीटा बाई R स्क्वायर। क्या यही मेरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला है। ठीक है, यही फॉर्मूला है बच्चे, ये किसी भी जनरल पॉइंट का फॉर्मूला, अगर हमें ये पता है कि वो पॉइंट उस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से कितनी एंगल बना रही है, अगर हमें इस थीटा के बारे में पता हो ना, और हमें वो डिस्टेंस पता हो कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, यानी r पता हो, थीटा पता हो, डायपोल मोमेंट पता हो, तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब स्पेसिफिक पॉइंट कुछ होते हैं, जैसे कि एक्सियल पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगी, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या पोटेंशियल होगी, जल्दी से देख लेते हैं, स्पेशल पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट ले लेते हैं एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या हो गया, ये मेरी माइनस क्यू हो गई, ये हो गई प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, और इसके एक्सिस पे यानी इस पॉइंट P पे हमको अगर निकालना हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये तुम्हारी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस r होती है ना। और मुझे बताओ यहाँ पे अगर डायपोल की मैं बात करूँ तो डायपोल के साथ कितनी एंगल बन रही है, डायपोल मोमेंट के साथ क्या थीटा एंगल, जीरो एंगल नहीं बन रही। तो क्या एक्सेल पॉइंट पे थीटा इक्वल जीरो नहीं हो गया बच्चे, अगर मैं इस इक्वेशन में थीटा की वैल्यू जीरो पुट करूँ तो मेरी VP क्या हो जाएगी, कॉस जीरो क्या होती है, 1 होती है ना, तो VP क्या KP बाय R स्क्वायर हो गया ना, सिंपली हुआ क्या। इसको नीचे लिख लेते हो, एक सेकेंड रुक जाओ,
यहाँ पे थीटा क्या है, 0 है, तो हमारी जो वीपी आएगी वो क्या आएगी, वीपी क्या आ जाएगी, के पी बाय आर स्क्वायर। अच्छा, एक्सेल पॉइंट का मतलब ये पॉइंट ही सिर्फ तो नहीं हुआ ना, अगर ये मेरी डायपोल है तो इधर भी हो गई, इधर भी होगी, दोनों पॉइंट दोनों तरफ हो सकती है, तो प्लस क्यू की तरफ भी हो सकती है, माइनस क्यू की तरफ भी हो सकती है। अगर पॉइंट माइनस क्यू की तरफ चली गई ना, तो तुम देख सकते हो डायपोल की मोमेंट की डायरेक्शन तो हमेशा यही है, लेकिन आर वेक्टर की डायरेक्शन इस बारी ऐसी हो जाएगी, तो यहाँ पे एंगल बन जाएगा 180 डिग्री, है ना। और cos 180 क्या होती है, -1, तो उस केस में तुम्हारी जो पोटेंशियल आएगी वो क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो वहां पे बिकॉज cos थीटा क्या होगी, -1 होगी, तो क्या आ जाएगी, -kp/r²। तो इन दोनों केस को हम एक साथ लिख सकते हैं प्लस माइनस। तो ये मेरी जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब होगी, एक्सेल पॉइंट पे। पॉजिटिव कब होगी बच्चों, लिख लो, पॉजिटिव तब होगी जब द पॉइंट विल बी क्लोजर टू प्लस क्यू, जब पॉइंट तुम्हारी प्लस क्यू की तरफ होगी तो पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव होगी, और जब माइनस क्यू की तरफ होगी तो पोटेंशियल क्या होगी, नेगेटिव होगी। और सब सही बात भी है, जब पॉजिटिव चार्ज से नजदीक होगी तो उसकी वजह से पोटेंशियल ज्यादा होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से कम होगी, तो नेट सम जब लीजिएगा आप तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगी। और जब जो पॉइंट है वो नेगेटिव चार्ज के पास होगी तो नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होगी, पॉजिटिव पोटेंशियल कम होगी, तो नेट सम तुम्हारा नेगेटिव ही आएगा ना। तो ये अच्छा, नेक्स्ट तुम्हारी जो स्पेशल पॉइंट होती है वो होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे एंगल क्या बन जाएगी, सोचो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेरी अगर ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लाइन हो गई, है ना। तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगी, अगर मेरे पास ये डायपोल है, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू है, तो इसके बिल्कुल बीचों बीच से जो लाइन जा रही है वही तो मेरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे कोई सी भी पॉइंट ले लो, इस लाइन पे कोई सी भी पॉइंट ले लो, क्या वो पॉइंट इन दो चार्ज से इक्वी डिस्टेंस नहीं है। अगर इक्वी डिस्टेंस है तो मुझे बताओ, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज की वजह से अगर इक्वी डिस्टेंस कोई पॉइंट है तो क्या उसकी पोटेंशियल जो नेट पोटेंशियल होगी जीरो नहीं होगी, सोचो, जीरो, बिल्कुल जीरो होगी। तो यहाँ पे अगर तुम अगर फॉर्मूला में भी देखो तो यहाँ पे मेरी जो थीटा है, क्या थीटा 90 डिग्री है ना, अगर मेरी थीटा 90 डिग्री होगी तो वी नो कि cos 90 क्या होती है, जीरो होती है, और cos 90 जीरो होगी तो ऑब्वियसली जो वीपी होगी क्या होगी, जीरो। तो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किसी भी डायपोल में जो पोटेंशियल होती है जीरो होती है, ठीक है। अब ये डायपोल है मेरी, क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे, बेसिकली ये प्लेन, ये जो प्लेन इसके परपेंडिकुलरली इसको क्रॉस कर रही है, क्या इस प्लेन पे आने वाली हर लाइन इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। और इस प्लेन का हर पॉइंट, इस प्लेन का हर पॉइंट इन दोनों चार्ज से इक्वी डिस्टेंस होगा, यानी इस प्लेन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। इस प्लेन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगी, जीरो होगी। बच्चों ये मैंने प्लेन बना दी, इस प्लेन के हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगी क्या होगी, जीरो होगी, है ना। आगे बताऊंगी मैं आपको ऐसे प्लेन को जिस प्लेन पे पोटेंशियल हमेशा सेम होती है ना, हर पॉइंट पे सेम होती है, उसे हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। आगे के लेक्चर में बताऊंगी, डोंट वरी। बट इसलिए हम इसको बोलते हैं कि पहले तो एक्सेल पॉइंट बोल दिया, और कहीं कहीं पे यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जगह पे लिखा रहता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल प्लेन, क्या बोलते हैं हम, इक्वी पोटेंशियल प्लेन भी बोलते हैं इसको, इक्वी पोटेंशियल प्लेन। ऐसी प्लेन जिस प्लेन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, ये अलग बात है, पोटेंशियल सेम होना ही इक्वी पोटेंशियल प्लेन कहलाता है, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है। क्या बात आई समझ में, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अच्छे से समझ आ गया बच्चों, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो और स्वस्थ रहो। थैंक यू।